नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मुरैना में एक युवक की हिरासत में मौत हुई। प्रदेश के पुलिस महकमे पर सवाल उठे। पुलिस ने अब इन्हीं सवालों से निपटने के लिए सख्ती का फैसला किया है। थानों को लंबी चौड़ी हिदायत दी गई है। पुलिस अधीक्षक की सीधे जिम्मेदारी तय कर दी गई है। आईजी को भी काम पर लगाया गया है। हम आपको पुलिस हेडक्वार्टर से जारी पूरा आदेश दिखाएंगे। साथ ही कुछ गंभीर सवालों के जवाबों की पड़ताल भी करेंगे। मसलन, क्या हवालात में टॉर्चर अब रुक जाएंगे? क्या आरोपियों के साथ पुलिसिया सख्ती थम जाएगी? ऐसे ही कई और सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस की हिरासत में आरोपी को प्रताड़ित करने और मौत की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में साफ साफ कहा गया है कि पुलिस हिरासत में लिए गए किसी भी शख्स को प्रताड़ित न किया जाए। दरअसल मुरैना जिले में हिरासत में मारपीट के बाद आरोपी की मौत की घटना के बाद मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में कहा गया है कि एसपी के अंडर में आने वाले किसी भी थाने में पुलिस हिरासत में हिंसा होती है तो यह माना जाएगा कि कहीं ना कहीं उनके स्तर पर मॉनिटरिंग में भी लापरवाही रही है। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक हिरासत में लिए गए शख्स को प्रताड़ित न किया जाए। एसपी, एएसपी, सिटी एसपी को औचक निरीक्षण का भी निर्देश। जोनल आईजी और एसपी हिरासत में लिए गए शख्स की सुरक्षा तय करें, सुनिश्चित करें कि बंदी अपने शरीर को नुकसान न पहुंचाए। कैदी की सुरक्षा में एक प्रहरी हवालात के बाहर मौजूद रहे। सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारी नियुक्त हों। कोर्ट में पेशी से पहले आरोपी को किसी से मिलने न दिया जाए। पुलिस अपराध अनुसंधान विभाग के एडीजी पवन कुमार श्रीवास्तव की ओर से सभी जिलों के अधीक्षकों, जोनल आईजी और भोपाल इंदौर के पुलिस उपायुक्तों को जारी आदेश में ये साफ कहा गया है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से अमल किया जाए। जारी सर्कुलर में यह बताया गया है कि अगर किसी जिले के एसपी के अधीनस्थ थानों में किसी कैदी की मौत होती है, उसके साथ हिंसा होती है, तो यह माना जाएगा कि पुलिस अधीक्षक की मॉनिटरिंग में लापरवाही रही। इसके साथ साथ ही उन हवालातों में ही किसी विचाराधीन कैदी या आरोपी को रखा जाए जहां पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हो, सीसीटीवी कैमरे हों। इसके साथ साथ ही जोनल आईजी और एसपी सभी थानों में बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था तय करेंगे। भोपाल, इसके साथ ही मुरैना समेत कई जगहों पर पुलिस हिरासत में मौत या प्रताड़ना की जो खबरें सामने आई हैं वो चिंताजनक हैं और इसलिए पुलिस विभाग भी अब सख्त हुआ है और एसपी, आईजी की जिम्मेदारी तय की गई है। मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में मौत को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। अगर एनएचआरसी के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2017-18 में 7, साल 2018-19 में 12, साल 2019-20 में 14, साल 2020-21 में 8 और साल 2021-22 में 8 लोगों की मौत पुलिस हिरासत में हुई है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले मुरैना में एक युवक ने थाने के हवालात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी रेंज आईजी और पुलिस अधीक्षकों को हवालातों की सुरक्षा पर फोकस करने का निर्देश जारी किया है। लेकिन इस जिम्मेदारी के बाद क्या ऐसी घटनाएं रुकती हैं या नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो मुरैना ही नहीं, कई जगहों से इस तरह की खबरें आई जहां या तो पुलिस हिरासत में आरोपियों की, संदिग्धों की, हिरासत में लिए गए लोगों की मौत हो गई, या फिर जो ये लोग थे, चाहे वो आरोपी हो किसी मामले में या संदिग्ध हो या हिरासत में लिए गए हैं, उन्होंने खुदकुशी कर ली, खुद को नुकसान पहुंचा लिया, खुद की जान ले ली। और ऐसे में दोनों सूरतों में ये कानून की जो धारणा है कि कोर्ट जाना चाहिए, आरोपी को केस चलना चाहिए, सजा कोर्ट से मिलनी चाहिए, वो धारणा पर चोट पहुंचती है और ये ठीक नहीं है संविधान के लिहाज से भी, लोकतंत्र के लिहाज से भी। हमारे साथ इस वक्त एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर रघुवीर सिंह मीना जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता मीता वधवा जी हमें ज्वाइन कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रोहित पांडे जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस डिबेट में। और चूंकि मसला बहुत गंभीर है, जान से जुड़ा हुआ मसला है, सबसे पहले रघुवीर सर, मेरा आपसे एक सवाल है
रघुवीर सर, देखिए, देश में न्याय के लिए एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है कि पुलिस आरोपी को पकड़ेगी, पुलिस सबूत इकट्ठा करेगी और कोर्ट में यह साबित करेगी कि आरोपी ही दोषी है। उन आरोपों की तथ्यों को परखेगी कोर्ट और कोर्ट उसके बाद दोषी को सजा का ऐलान करेंगे। लेकिन क्या वजह है कि थाने में सबूत जुटाने के चक्कर में या पूछताछ जुटाने के चक्कर में सख्ती इतनी हो जाती है कि लोग दम तोड़ देते हैं और फिर इस तरह के मामले सामने आते हैं? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार जी। आपका कहना बिल्कुल सही है। कोई अपराध घटित होता है तो सबसे पहले पुलिस को एफआईआर लॉन्च करनी होती है, फिर साक्ष्य एकत्रित करना पड़ता है और जो भी न्याय संगत साक्ष्य होता है वो एकत्रित करना पड़ता है। ये नहीं कि थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया जाए कि कहीं भी किसी भी कानून में नहीं लिखा है। क्योंकि जिस तरह का आप बता रहे थे मुरैना की घटना, ये बड़ी शर्मनाक है। पूरे समाज, पूरे देश, इस प्रजातंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसी तरह की आपने कुछ समय पहले देखा होगा, मैं बताना चाहूंगा, एक गुनाह में देवा पारदी, जिसकी स्वयं की शादी थी, शादी के मंडप से उसको उठा के पुलिस लाई, करीब 2 महीना हो गए उसमें, और फिर बाद में उसको की हार्ट अटैक आ गया। ना पहले कोई हार्ट अटैक की स्थिति थी तो उसकी शादी क्यों हो रही थी। बहुत सारे ऐसे अनसुलझे पहलू है। बिल्कुल सामने ये चीजें, बहुत ही खतरनाक चीजें आ रही है, जो आपने जरूर देखा होगा गुनाह का। और इस तरह की ये घटनाएं बिल्कुल लगातार बढ़ती जा रही है। जो पुलिस मुख्यालय ने जो निर्देश दिए अभी आईजी साहब लोगों को और एसपी स्तर पे कि इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, इससे मैं समझता हूँ घटना बहुत रुकेगी। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि पुलिस मुख्यालय के जो वरिष्ठतम अधिकारी, उनको धन्यवाद कि कम से कम उनने इस तरह की अमानवीय कृत्यों को रोकने का जो प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है। निश्चित तौर से इनसे संभवतः रुकेंगी यदि ये मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक और ये सब अच्छे से करेंगे तो। रघुवीर सर, देखिए, आपकी दुआओं से, मीता जी और रोहित जी की दुआओं से आज तक ना मैंने ऐसा कोई काम किया, ना मेरे खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हुई कि मैं थाने जाऊं और मुझ पे कोई सख्ती हो। भगवान ना भी करे ऐसा हो। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि अगर कोई छटा हुआ बदमाश पुलिस की कस्टडी में सुसाइड कर ले तो वो कितना डरा हुआ होगा, या कितना टॉर्चर उसने सहा होगा, या उसके साथियों की तरफ से उसे मालूम चला होगा। ये किस हद तक ये टॉर्चर होता है कि इतने बदमाश जो अमूमन पिटते रहते हैं, पीटते रहते हैं, वो हिम्मत हार जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। इससे बड़ा स्पष्ट जाहिर होता है कि पुलिस की कार्य पद्धति पर बहुत ही बड़े ये प्रश्न खड़े होते हैं कि जो आदमी सब तरह की परिस्थितियों से निपट सकता है किंतु पुलिस कस्टडी में जाकर सुसाइड कर लेता है, बहुत ही गंभीर घटना है ये। और मतलब ये कह सकते हैं कि पुलिस के, उनको पहले से मालूम है कि हमारे साथ बहुत ही अमानवीय कृत्य होगा, उसी की वजह से ये इस तरह का करते हैं। जबकि पुलिस का काम है समाज को सुरक्षा देना। यदि कोई अपराधी है तो अपराधियों को पकड़ के न्यायालय से सजा दिलवाना, ना कि सीधे सीधे सजा दिलवाना। ठीक। मीता वधवा जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो जुड़ रहे हैं। मीता जी, देखिए, इस देश में मानवाधिकार तो उनके भी हैं जो किसी कठोर अपराध में दोषी पाए गए हैं। कसाब भी अगर पकड़ा गया था, ओपन शट केस था, लेकिन फिर भी उसे वकील दिया गया, उसको उसकी बात रखने का मौका दिया गया। लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन आरोपियों की, उन संदिग्धों की जिन्हें पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड में लिया जाता है या लॉकअप में रखा जाता है। उनके भी अधिकार हैं। उनसे इतनी मारपीट की या तो उनकी मृत्यु हो जाए या वो खौफ के मारे सुसाइड कर लें, तो उनके अधिकारों की बात नहीं होती है क्या? उनके अधिकारों का जिम्मा कौन लेगा? उनके अधिकारों का जिम्मा भी जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया है वही लेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी का जो एहसास है वो तो जिम्मेदार इंसान के पास होता है। जिसको हम कहते हैं कि गिरफ्तार हुआ है, वो हो सकता है कि वो कल्प्रिट हो ना हो, एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन उससे पूछताछ करना, उसके मतलब हम ये कहते हैं कि कानून अंधा होता है। क्यों अंधा होता है कानून? क्योंकि वो सिर्फ तथ्यों पे भरोसा करता है, वो फैक्ट्स पे भरोसा करता है, वो प्रूफ पे भरोसा करता है। और मारपीट से प्रूफ मिल जाए ये तो कहीं का कोई लॉ है ही नहीं। तो जो रिस्पॉन्सिबल इंसान है वो है पुलिस डिपार्टमेंट। तो पुलिस डिपार्टमेंट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो कोई और आउटसाइडर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है। सेकेंडली, उसको मार पीट के इस हद तक लेकर आना है कि या तो वो जुर्म कबूल कर ले या फिर वो मर जाए। दोनों ही चीज गलत है, क्योंकि जो एक्चुअल इंसान है वो तो भी बाहर घूम रहा होगा। तो हमारा फोकस इसमें होना चाहिए कि जो एक्चुअल कल्प्रिट है उसे लेकर आए, और उसके साथ भी
बिना प्रूफ या बिना कंफर्मेशन के, कि अभी हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि जब कंफर्म हो गया उसके बाद क्या होता है। हम अभी बात कर रहे हैं कि शक के दायरे पे उसको अंदर लिया गया है और हम उसके साथ ये सब सुलूक कर रहे हैं और उसको मजबूरन मरना पड़ रहा है या उसकी मौत हो जाती है। तो एज अ सोशल वर्कर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एक्चुअल कल्प्रिट है उसे अंदर लेकर आना, उसके बाद उसको स्टेप्स के साथ लाना, क्योंकि लॉ पे कमेंट करना मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है, मैं क्वालिफाइड नहीं उसके लिए। पर मेरा ये जरूर कहना है कि अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो जो एक्चुअल बदमाश है वो तो बाहर ही घूम रहे हैं और इनको हम मार रहे हैं या मरने पे मजबूर कर रहे हैं, इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकला। मैं मिता जी लौट रहा हूं इस पे आपके पास। देखिए, हमने पहली बात की आरोपी की, मैं आरोपी कह रहा हूं, अपराधी नहीं कह रहा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि देखिए, जो न्याय व्यवस्था, हमने जिस न्यायिक व्यवस्था का जिक्र किया उसमें पुलिस का काम है कि 24 घंटे के अंदर, और नियम भी है कि आपको कोर्ट में पेश करना है। लेकिन आरोपी अगर कोर्ट पहुंचे ही ना तो फिर क्या हुआ? हमारे साथ इस वक्त रोहित पांडे जी जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। रोहित पांडे जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका चर्चा में। रोहित जी, पहला सवाल तो मेरा यह है कि देखिए, आप भी यही मानकर चलते होंगे कि आरोपी पकड़ा गया, 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर कोर्ट तय करेगा कि उसे कहां भेजना है, कितने दिन के लिए भेजना है। लेकिन अगर पूछताछ के नाम पे थाने में ही वो कस्टडी, कोर्ट आने से पहले ही वो मार दिया जाए या सुसाइड कर ले, या फिर आपने पता लगा भेजा है पुलिस कस्टडी में 3 दिन के लिए और वहां से वो जिंदा लौट कर ही ना आए, तो फिर इंसाफ की जो मूल धारणा है वो कैसे पूरी होगी? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इसमें यह समझने की जरूरत है कि पुलिस की सख्ती से, ये पुलिस की लापरवाही से हिरासत में मौत होना, देखिए ये आप समझिए कि अब वो सुसाइड है या उसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है। अब ये सारी बातें जो है एक सवालिया निशान उठाता है, लगता है इस बात पे कि जो पुलिस किसी आरोपी को किसी घटना के बाद पकड़ता है, पकड़ने के बाद उसकी जो जांच होनी चाहिए, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वो जांच ना होकर के अब ऐसे मामले जब हो जाते हैं तो पुलिस को खुद उस जांच के घेरे में खुद आ जाना। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक जिसको जांच करता है, किसी की जांच कर रहा है, अब वो खुद जांच के घेरे में आ गया। तो ये सरासर लापरवाही है। पुलिस की लापरवाही को देख करके, ये देखिए, ये कानून का ज्ञान ना होना और उनकी लापरवाही, देखिए जिस तरीके से आपने एक डेटा आपने बताया कि इतने आंकड़े पहले भी हुए, तो ये इसको मद्देनजर देखते हुए सरकार ने या पुलिस मुख्यालय ने जो ये कदम उठाया है कि जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी देखिए एक डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी की होती है, जो वहां का हेड होता है, उसको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर जिम्मेदारी नहीं लेगा तो ये जितने भी जिनमें मनमानी तरीके से जो लापरवाही भी करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो अपराध और आगे बढ़ने हैं। और वो सख्ती, ऐसी सख्ती नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि वो अपनी जान खो बैठे। और जान खोने के बाद आप समझ सकते हैं कि आप फैसला नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ, उस विक्टिम के साथ न्याय नहीं हुआ कि कौन सही था कौन गलत था, किस वजह से हुआ। तो ये मर जाना, मार देना या सुसाइड कर लेना, ये सारी चीजें देखिए एक सवाल उठाता है या उठता है उस जगह पे जहां पे जिम्मेदारी थी एक पुलिस की कि उस पुलिस कस्टडी में मौत होना। देखिए तमाम तरीके के अभी देखिए गाइडलाइंस आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी हैं गाइडलाइंस, हाई कोर्ट के भी गाइडलाइंस। आपके प्रकाश सिंह के मामले में देखेंगे, प्रकाश सिंह ने देखिए पुलिस रिफॉर्म करने के लिए कितनी कितनी गाइडलाइंस आई, तो उसको भी फॉलो नहीं किया गया। पुलिस जो आपके ये पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाने की बात हुई, जो ये सिलेक्शन कमीशन की बात हुई, अपॉइंटमेंट ऑन मेरिट की बात की कि भाई मेरिट पे जो है लोगों के अपॉइंटमेंट होने चाहिए, ये तमाम जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात हुई थी, ये अभी आज भी जो है धरातल पे नहीं आया। उन स्टेट्स को जो उनको सरकारों को जो है इंप्लीमेंट करना था उस पर भी नहीं गया। तो ये जितनी लापरवाहियां हो रही हैं, ये देखिए सवालिया निशान होगा। आप क्या कर सकते हैं? आप बर्खास्त करेंगे, आप जो है एक जांच कमेटी बनाएंगे, आप जांच अगर कमेटी बनाने के बाद अगर सही पाया जाता है तो उन पे एफआईआर करेंगे। तो आप देखिए, आप एक सरकारी मशीनरी को और भी काम देने की बात कर रहे हैं, और भी जो है और भी बर्डन देने की बात कर रहे हैं कि आप कितना काम आपका बढ़ रहा है। तो सरकार का काम बढ़ना उन लापरवाह लोगों के लिए कि जो लापरवाही करना एक जुर्म भी है, और एक अगर किसी को कन्फेस भी कराना है उसके लिए भी आईपीसी में एक प्रावधान दिया गया है, उसमें भी 7 साल की सजा कि अगर आप कोई कन्फेस कराते हैं और जबरदस्ती कराते हैं, मारपीट करके कोई कन्फेस कराते हैं किसी अपराध को मानने के लिए, तो भी अपराध है। तो ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो निष्पक्ष तरीके से किस तरीके से उसका इंट्रोगेशन करना है। इंट्रोगेशन करने का भी देखिए एक मेथड होना चाहिए।
अगर ट्रेंड लोग नहीं होंगे, पुलिस वाले अगर ट्रेंड नहीं होंगे, तो फिर तो यही होगा। इसी तरीके यानी से कुल पुलिस मिला के हिरासत घूम फिर में के बात आ गई होगी। पुलिस रिफॉर्म्स पे। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं रोहित सर, क्या 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 ये जहां तक मेरी जानकारी है कि पुलिसिया हिरासत में लिए गए बयान कोर्ट में मान्य होते हैं या नहीं होते हैं? अब तो आईपीसी चेंज होकर के बीएनएस हो गया, तो पहले जो 161 के स्टेटमेंट होते थे वो देखिए वो एडमिसिबल नहीं होते हैं। वो उसकी रेलिवेंसी जो है, जब 164 का स्टेटमेंट कोर्ट में होता था तब माना जाता था। तो वो जब क्रॉस एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तब जाकर के वो सच्चाई सामने आती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पुलिस वाला उसको प्रताड़ित करके स्टेटमेंट तो नहीं लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्लैंक पेपर पे। अक्सर अगर आपने देखा होगा, हम लोगों का भी आर्गुमेंट यही तो होता है कोर्ट में। हम यही तो कहते हैं कि जो क्लाइंट हमसे कहता है कि नहीं साहब, ये पुलिस वाले हमसे ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर ले लेते हैं और ये मेरा लिखा हुआ नहीं है और ये मेरा वर्जन नहीं है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, तो वो अपनी मर्जी से लिखते हैं क्योंकि उनको डिस्पोजल चाहिए, उनको चार्जशीट फाइल करना है, तो उनको स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करना है क्योंकि उनको बैठक जाना है जी। तो वो कोई भी आरोपी, बात बिल्कुल सही है कि आप जब तक आप 3rd डिग्री नहीं देंगे, जब तक आप मारेंगे पीटेंगे नहीं, तो आप वो बात उगलेगा कैसे? तो उगलवाने के लिए, कोई चीज उगलवाने के लिए, कन्फेस करने के लिए आप अपराध करेंगे क्या? सवाल ये बात बिल्कुल कि अगर वाजिब है आपकी। मैं एक बार फिर जरा आरोपियों संदिग्धों के अधिकारों का सवाल मीता वधवा जी के पास लेके जा रहा हूं। मीता जी, मेरा आपसे एक सवाल है। देखिए, तकनीक के इस दौर में जहां आपके पास पॉलीग्राफी टेस्ट या लाइट डिटेक्टर की सुविधा मौजूद है, जहां आप अब देखिए प्रताड़ना तो होती ही होगी, दर्द भी होता होगा जब कुछ आपको ड्रग्स या कुछ दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन कम से कम 3rd डिग्री जितना दर्द नहीं होता होगा। तो यदि आप सबूत इन चीजों से, तकनीक की इन चीजों से अगर आप जुटा सकते हैं या सच्चाई उगलवा सकते हैं, तो फिर 3rd डिग्री जैसे इतने भयावह या इतने दर्दनाक तरीके का औचित्य आपको समझ में आता है आज 2024 में? नहीं, ये तो पहले भी नहीं समझ में आता था और अभी भी नहीं समझ में आता, बिकॉज 3rd डिग्री टॉर्चर जो होता है वो आई एम श्योर किसी स्पेसिफिक, मतलब जब उसका प्रूफ हो गया उसके बाद जो 3rd डिग्री होती है, आई एम श्योर उसके स्टेप्स होते होंगे तब जाके वो वहां तक पहुंचता है। लेकिन आज के डेट में सबसे पहली बात तो ये है कि भी जो रोहित जी ने बोला कि आप जब आपको लग रहा है कि हाँ यही आरोपी है, तो आप उसको 24 घंटे में आप एक लॉयर असाइन कर दीजिए ताकि लॉयर अपने हिसाब से चीजों को खंगाले और पता करे और बात को आगे बढ़ाए। लेकिन किसी को फिजिकली इतना टॉर्चर करना कि आप खुद गलत हो जाए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सेकेंडली, जो आप अभी के मैकेनिज्म्स हैं जिसमें हम चाहे वो टेक्निकल मैकेनिज्म्स हो या फिर वो बातचीत करके हो, जैसे भी हो, आज के डेट में उस लेवल तक तो 24 घंटे में नहीं आता है। लेकिन ये जो 3rd डिग्री हो रहा है, ये तो तुरंत ही थाने में ही हो रहा है ना। तो हम इसको कैसे इरेडिकेट करें, उस पे सोचना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किस हद तक उसको मारा पीटा जाए ताकि वो सच उगल दे। तो कई बार प्रेशर में भी वो सच मतलब इतना पिट जाता है वो कि वो सोचता है कि मैं कबूल करूं और छुट्टी पाऊं। तो मुझे उसका ज्यादा नहीं, कबूल करूं छुट्टी पाऊं मतलब अगर किया है तो भी, और अगर नहीं भी किया है तो भी चलिए कबूल करूं छुट्टी पाऊं, फिर कोर्ट में देखेंगे जो होगा। एग्जैक्टली। तो उससे क्या हो रहा है, उससे तो हम एक गलत, उसको ही बिल्कुल रोहित जी ने भी कहा कि एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, उसको फॉलो करिए आप। लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि इतना प्रेशर कर दे रहे हैं, या तो सुसाइड भी कमिट कर रहा है, चलिए सुसाइड कमिट जो वो कर रहा है वो डेफिनेटली उस प्रेशर में आके ही कर रहा है ना, फिर भी वो आरोपी है, वो संदिग्ध है, उसने अपराध किया है, ये प्रूफ नहीं हुआ है। तो इसमें हम 2 चीज कर रहे हैं, एक उसको मरने पे मजबूर कर रहे हैं और दूसरा जो एक्चुअल आरोपी है वो बाहर घूम रहा है। ठीक बात। और ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है ये। मैं ग्राउंड रियलिटीज में मैं एक भी एपिसोड नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे कई केसेस हुए हैं। मैं इस पे जरा पुलिस का भी एक एंगल लेना चाहूंगा। रघुवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस है। रघुवीर सर, तो क्या ये किसी तरह की सम्मान की चाहत होती है पुलिस अफसरों की तरफ से, या केसेस निपटाने की टेंशन है, सिर पर वो बोझ रहता है अफसरों का कि इतनी पेंडिंग है एफआईआर, आप निपटाइए जल्दी इसको, तो वो जो है जहां 2 लट्ठ पड़ने होते हैं वहां 20 लट्ठ पड़ते हैं और फिर आदमी हिम्मत हार जाता है? बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं आसिफ साहब।
आपके जो पहले मीता जी बोल रही थी, ये बात सही है कि पुलिस अपने माथे की भी उतारना चाहती है। आपको मैं बहुत पुराना एक उदाहरण देना चाहूंगा। कभी सागर जिले में एक आईएएस राम सिंह ठोलिया जी का मर्डर हुआ था, उसमें फर्जी लोगों को फंसा दिया था। और उस समय उन्होंने फर्जी लोगों को जेल भेज दिया था 302 जैसे मामले में। फिर उसका एक्चुअल केस पकड़ में आया था। उस समय में वहां का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक था और मेरे एसपी उपेंद्र जैन साहब थे। तो हमने बिल्कुल सही डिटेक्ट किया था। ये पुलिस माथे का उतारने का भी करता है, सम्मान के लिए भी, और अपना वो माथे को उतारने दोनों के लिए करती है। मैं इससे आपसे सहमत हूँ। ठीक है रघुवीर सर, मैं इस पर आता हूं आपके पास। एक हमारे साथ अशोक गोयल जी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वकील हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अशोक जी, स्वागत करता हूं मैं आपका इस चर्चा में। अशोक जी, एक सवाल है मेरा, कभी आपने सुना है कि कोई रसूखदार, कोई पहुंचा हुआ आदमी, कोई संभ्रांत आदमी, उसकी पुलिस हिरासत में मौत हुई हो, उसने सुसाइड कर लिया हो? ये हमेशा जो इस तरह के केसेस आते हैं वो किसी गरीब आदिवासी के ही मारे जाने या सुसाइड कर लेने की खबरें क्यों आती हैं थाने में? जेल प्रशासन में, जेल में यदि किसी कैदी की मृत्यु होती है तो उसके लिए पूर्णतः जेल प्रशासक जिम्मेदार है, क्योंकि उसको, कैदी को स्वच्छ वातावरण में, स्वस्थ भोजन के लिए, और पूरी जिस प्रकार से गार्जियन अपने बच्चों की देखभाल करता है उसी प्रकार एक जेल अधीक्षक को उसके कैदियों की रक्षा करना चाहिए। यदि वो जी अशोक जी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई, मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। मीता जी, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसका मतलब साफ है कि पुलिस की लाठी भी जब चलती है तो फिर वो देख के चलती है कि शायद जिस शख्स पर चल रही है उसका रसूख क्या है। मुझे याद नहीं आता है कि कोई बड़ा या कोई अमीर आदमी जेल में सुसाइड किया हो, या माफ कीजिए पुलिस या हिरासत में सुसाइड किया हो, या उसको इतना टॉर्चर दिया हो कि बाहर आके उसने बातें बताई हो। ये बहुत कोई गरीब, कोई मजदूर, कोई दबा कुचला इंसान ही हम देखते हैं कि उसके परिजन फिर सड़क पर आते हैं, चक्का जाम करते हैं, शव रखकर पुलिस या हिरासत में मौत का आरोप लगाकर। बिल्कुल सही बोला। इसमें मैं एक वर्ड बस ऐड करना चाहूंगी, इन्फ्लुएंशियल। मतलब कि जिसका इन्फ्लुएंस ऊपर तक ना हो। जिसका इन्फ्लुएंस ऊपर तक होता है वो कभी भी ना पिटता है ना कुछ होता है। वो कई बार 24 घंटे जेल में भी नहीं रहता, वो तुरंत ही बाहर आ जाता है। पिटता वो है जो उसके बदले में अंदर गया है, और जो गरीब है, जिसका कोई नहीं है, ये तो एक मतलब नॉर्मल रूल है, जो दबता है उसे ही दबाया जाता है। तो पिटता वही है जिसकी कोई पहचान नहीं हो, जिसके पास पैसा नहीं हो, जिसके पास कोई सहारा नहीं है। हाँ, ये मैं नहीं बोलूंगी कि उसको अपराध करने का पूरा हक है, अपराध उसे भी करने का हक नहीं है, पर पिटना भी उसका उसके लिए गलत है। ठीक बात है। हमने अक्सर देखा है कि जब भी कभी पुलिस मीडिया के सामने जब पकड़े गए आरोपियों की पेशी करती है, दिखाती है कि ये कौन से आरोपी किस मामले में पकड़े गए, तो या तो वो आपको हाथ अपना पकड़े हुए नजर आएंगे या लंगड़ाते हुए नजर आएंगे, और फिर वहीं से समझ में आ जाता है कि पुलिस ने उनकी कैसी खातिर तवज्जो की है या किस तरह की उनकी सेवा उनकी की गई है, हमको दिख जाता है तस्वीरों में। लेकिन ये भी सच है कि देखिए, जब तक आप सख्ती नहीं करेंगे तब तक कोई आरोपी क्यों अपना कसूर मानेगा। लेकिन यहां से एक सवाल उठता है और बहुत अहम सवाल है, मैं रोहित जी से वो सवाल पूछूंगा। रोहित जी देखिए, अपने भारतीय हमारे जो न्याय व्यवस्था है उसमें एक बात कही जाती है कि भले ही 100 कसूरवार छूट जाएं लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे में ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है कि आप एक शख्स को इतना पीट दें कि वो आपसे बचने के चक्कर में वो इल्जाम भी अपने सिर ले ले जो उसने किया ही नहीं, क्योंकि वो आपके भीमसैनी लठ से डरा बैठा है। वो ये चिंता कर रहा है कि पहले यहां से जान छूटे, यहां से जान बच जाए, उसके बाद फिर मैं रोहित जी से बात कर लूंगा या अशोक जी से बात कर लूंगा, फिर कोर्ट में देख लूंगा। बिल्कुल, देखिए, ये अब इस तरीके के जो मामले होते हैं वो आप देख सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स, आपने भी कहा कि बहुत सारे लोग जब वहां से उनको कोर्ट में अपीयर होने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए लेके जाते हैं, तो कोई लंगड़ाते हुए जाता है, हथकड़ियों से बांध के लेके जाते हैं। ये तमाम बातें, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो देखिए, एक ह्यूमन राइट्स, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स का भी इंटरफेरेंस क्यों दिख रहा है? क्यों कह रही है कि कोई कह रहा है कि पुलिस कह रही है कि ये सुसाइड है, ह्यूमन राइट्स कह रहा है कि नहीं ये सुसाइड नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये कस्टोडियल डेथ है। तो ये देखिए सवालिया निशान जो क्यों खड़ा हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है कि पुलिस की लापरवाही और ये तमाम जो देखिए, ये सोल रिस्पॉन्सिबल, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना पड़ेगा। ये आईजी को और एसपी को जो आज ये सर्कुलर निकाला है, ये बहुत ही सराहनीय है। ये जो मामले हैं, इस तरीके के मामले हम आए दिन देखते हैं, अक्सर देखते हैं हर थाने में। अब थानों की मॉनिटरिंग कौन करेगा?
थाने में, अगर पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वहां पे क्या थानेदार वहां पे मौजूद है कि नहीं है, अगर वहां का कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी एजेंसी का जो आईओ है वो अगर वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है, नहीं निभा रहा है, ये कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? ये चेक एंड बैलेंस करने का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का किसका काम है? ये सारी चीजें देखने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम ये एसपी का है। तो आज जो एसपी को ये दिशा निर्देश दिया गया है एक मध्य प्रदेश में, आप ये समझिए कि छोटी बात थोड़ी है। इससे कहीं ना कहीं अभी 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 जैसे अभी रघुवीर जी ने कहा कि कहीं ना कहीं लगाम कसने की बात होगी, बट अभी फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जितने मामले हैं, ये आज क्यों कोर्ट इंटरफेरेंस करने लगी है, क्यों पुलिस रिफॉर्म्स के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाकर के पीआईएल फाइल करने लगे हैं? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, अगर कोई घटना घटती है, अगर कोई क्राइम होता है, तो क्राइम होने के बाद, घटना घटित होने के बाद हमारी एक जिम्मेदारी या किसी एक की जिम्मेदारी, कौन जिम्मेदार होगा? वो सरकार जिम्मेदार होती है। और इसके बाद सरकार जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी देखता है, जिम्मेदारी को फिर इसके बाद पुलिस देखती है। तो पुलिस का काम है, अगर पुलिस अगर फेयर नहीं है, देखिए आप देखते होंगे कि पुलिस के ऊपर प्रेशर का भी, मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं कि पुलिस पे प्रेशर जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है। कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है ये कितनी ज्यादा होती है कि किसको बचाना है, किसको मारना है, किसको किसी चीज में फंसाना है, ये भी बहुत ज्यादा होने लगे हैं। तो आप ये समझिए कि एक फेयर काम नहीं कर रही है, चेक एंड बैलेंस का काम नहीं हो रहा है। कहीं लापरवाही की वजह से क्या है, इस तरीके के वारदात हो जा रहे हैं। वो मौत है कि वो साजिश है, वो आत्महत्या है, और के क्या स्टेज आ गई वो आप उसकी वेदना समझ सकते हैं। अगर किसी ने किसी को एक लॉकअप में बंद कर दिया, तो एक लॉकअप में उसको कैसे, फांसी का फंदा कैसे मिल गया उसको क्या अरेंजमेंट मिल गया? नहीं, और ये भी कई बार समझ नहीं आता कि जो चादर दी गई थी, चादर से फंदा बनाया, चादर से लगा लिया, तो ये चीजें थोड़ा समझ से परे हो जाती हैं। पता नहीं कितनी मजबूत चादर उन्हें प्रोवाइड की जाती है कि लो ये लो और लटक जाओ इस पे। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपने अपने करियर में कितनी बार सुना कि इस तरह के बड़े पुलिस रिफॉर्म के बारे में कोई सर्कुलर नोटिस जारी किया गया हो कि अब सीधा एसपी जिम्मेदार होंगे अगर पुलिसिया हिरासत में किसी आरोपी की मौत हो जाती है? और आपको कितनी उम्मीद बंधी है पुलिस हेडक्वार्टर के सर्कुलर से, इस नोटिस से? मैंने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को अमृत काल में एक लेटर लिखा था कि 75 साल में भारत अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा कानून को चला रहा है, इस कानून को बदलने की जरूरत है। क्योंकि अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था वो अपने हिसाब से बनाया था और अपने फायदे के लिए बनाया था। अब हम भारत में आजाद हो चुके हैं। भारत, जो नया भारत है, वो भारतीय संवेदनाओं से, मानवीयताओं से भरा हुआ है। इसलिए इस प्रकार का कानून बनाया जाए ताकि एक व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया हो उसको सही सजा मिल सके और जिसने अपराध नहीं किया उसको सजा नहीं मिले। इसी कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी ने इस कानून को, हेडलाइंस भी लिखी थी कि अंग्रेजों के समय के कानून को बदला जाएगा, और बदला गया। अब वर्तमान समय में जो परिप्रेक्ष्य में जो कानून बनाया गया है, जो बदला गया है, उसमें अधिकतर इस मानवीय संवेदनाओं के आधार पर ये होगा कि यदि व्यक्ति अपराधी नहीं है तो उसको दंडित नहीं किया जाए, चाहे वो पुलिस की कस्टडी हो, चाहे कोर्ट हो। ये आज की, अब कोई भी एफआईआर शीघ्र, ईमेल पे भी एफआईआर हो जाएगी, एफआईआर शीघ्र होगी। और दूसरी चीज, हर थानों में कैमरे लगे रहेंगे ताकि जो मानवीय अधिकारों का कि कई प्रकार ऐसा लगता है कि भैया पुलिस ज्यादा प्रताड़ना दे रही है, उन प्रताड़नाओं से मुक्ति रहेगी। और डेली के डेली उस मामलों को अपडेट आईजी, एसपी, डीआईजी, उस स्तर के अधिकारियों को डेली रिपोर्टिंग करना पड़ रही है ताकि कोई भी चीज, घटना घटित होने के समय ही उस पर नियंत्रण किया जा सके। यदि कोई गलत चीज है तो उसको तुरंत पकड़ा जा सके और उसको दूर किया जा सके। ठीक बात है। और रीवा की घटना याद आ गई मुझे। रीवा में जीआरपी थाने में जो हुआ सबने देखा। अगर वहां उस थाने में कैमरा नहीं होता तो बर्बरता कभी वो सामने नहीं आ पाती। लेकिन खैर ये है कि पीड़ित दोनों कम से कम जिंदा तो हैं, वरना जिस तरह से मारा पीटा जा रहा था वो भी जान लेने के बराबर ही था।